नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह कहानियों के लेखन में जुटा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि YouTube चैनल पर आपकी सेवा में प्रस्तुत करता रहूँ। तो चलिए उसी क्रम में एक कहानी जो कहीं न कहीं मेरे स्टूडेंटों से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मेरे इस तरह के निकले हैं, तो वो किस प्रकार अपने घर परिवार की मदद कर सकती हैं और किस प्रकार उनके दुख दर्द को बांट सकती हैं, उससे जुड़ी एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबकी चहेती बहू रानी। सच, मन भी क्या गजब की चीज बनाई है ऊपर वाले ने। जहां रम जाए वहीं थम जाना चाहता है, फिर कितनी मुसीबत आती है बदलाव के लिए उसे मनाने में। इस विसंगति को जिसने भोगा हो वही इसकी रवानी को समझ सकता है, अन्यथा नीरस लोगों के लिए तो सामन हरे न भादों सूखे वाली कहावत प्रचलित ही है। डॉक्टर विनय कटियार के मन का यही हाल हो गया था। गर्मी की छुट्टियां मनाने गांव आए थे। 2 महीने यार दोस्तों के साथ ऐसी चकल्लस में रमे कि अब गांव छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था, पर नौकरी तो करनी ही थी, नहीं तो खाएंगे कहां से। जुलाई के आगमन के साथ बहुत ही बेमन से उन्होंने घर छोड़ा था। सारे लंगोटिया यार स्टेशन तक छोड़ने आए थे। यहाँ भी खूब ठट्टेबाजी हुई, पर उसके चेहरे की रंगत धीरे धीरे हवा हो गई थी। ट्रेन के चल पड़ते ही उन सभी से विदा लेकर वे कंपार्टमेंट के भीतर घुसे और अपनी सीट पर आकर पसर से गए। एसी होने के बावजूद उन्हें ठीक से नींद नहीं आई और सारी रात करवट बदलकर उन्होंने यूं ही बिता दी। ऐसे ही आंख मूंदे पड़े थे कि टूडला स्टेशन छोड़ देने की सूचना पर धीरे धीरे सामान समेटने के बाद मोबाइल खोलकर टाइम देखा तो चौंक उठे। सवेरे सवेरे 5-6 बजे के बीच आगरा उतार देने वाली यह ट्रेन तो इस बार पूरे 3 घंटे लेट हो चुकी थी। आगरा मंडी स्टेशन पार करते ही सामान सहित वे अपनी सीट छोड़कर गेट के पास आकर खड़े हो गए। आगे कुछ उतावले से नौजवान खड़े थे जो गाड़ी रोक देने के लिए आवाज लगाकर अबे अब तो रोक दे बहन के ड्राइवर के लिए बड़ी भद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इधर वे बार बार मोबाइल चलाकर टाइम देखते और भीतर ही भीतर जुझला उठते। समय से कॉलेज नहीं पहुंच पाए तो एक दिन की छुट्टी अनायास ही मारी जाएगी। 2 महीने निश्चिंत और उन्मुक्त कुलाचे भरने वाला हिरन अब सोच से ही सही कोल्हू का बैल बनने लगा था। सोचते चले जा रहे थे। प्राचार्य जी तो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब मौका मिले और किसी के भी नाम के आगे लाल स्याही वाली यल ठोंक दें। यार, सत्र का पहला ही दिन, सिर मुड़ाते ओले पड़ेंगे। साला किसी नक्कू की तरह हंसी का पात्र और बनना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मजे तो वह पुजारी लेगा जो हमेशा फल्लो मारने की कोशिश करता है और अक्सर पकड़े जाने पर जलील होता रहता है, पर दूसरों की फजीयत होने पर मजा लेने में अपनी आदत से बाज नहीं आता। आखिरकार ट्रेन का घिसटना पूरी तरह थमा और वह चूं चूं की आवाज करते हुए एक झटके के साथ रुक गई तो उनकी भी चिंतन धारा थम गई और वे प्लेटफॉर्म 5 पर उतरकर चींटियों की तरह रेंगती हुई भीड़ के बीच से बचाते तेज कदमों से प्लेटफॉर्म 1 के ऊपर पथ से होते हुए प्लेटफॉर्म 3 पर जा पहुंचे। सामान भारी थे पर खुद ही उठा लाए थे। ध्यान ही नहीं रहा कि स्टेशन पर भारवाहक कुली भी होते हैं। शायद इसीलिए यह कथन बिल्कुल सच लगता है कि जब किसी मुश्किल से मुश्किल कार्य को करने की सनक सवार होती है तब प्रायः इंसान में असीमित ऊर्जा का संचार न जाने कौन सी शक्ति कर दिया करती है। उनके साथ भी आज ऐसा ही हुआ। कुली के बारे में तो सोचा तक नहीं। दिमाग में तो बस एक ही बात कौंध रही थी कि यदि ग्वालियर वाली पैसेंजर मिल गई तो 1-1.5 घंटे में धौलपुर पहुंचकर आराम से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। वहां पहले से खड़े लोगों से पूछताछ करने पर पता लगा कि ग्वालियर वाली पैसेंजर अभी इसी प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है। उन्होंने चैन की सांस ली थी। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें ही तो हाँफनी, थोड़ी थमी तो बड़े इत्मीनान के साथ ऐसा खाली स्थान देखने लगे
जहाँ बैठकर थोड़ा विश्राम कर सके या कम से कम अपना सामान रख सके। अभी वो ऐसा कुछ कर पाते कि एक महिला जो कुछ देर से उन्हें बड़े ध्यान से परख रही थी, अपनी गोदी में फीडिंग के लिए मचल रहे बच्चे को पास में खड़े सैनिक पति को बरजोरी थमाकर सहसा उनकी तरफ झपट कर आई और बड़ी विनम्रता से पूछ पड़ी, सर आप डॉक्टर विनय कटियार जी तो नहीं? जी हाँ, उन्होंने असकसाते हुए कहा था। आपने मुझे पहचाना सर? हाथ जोड़कर वह पुनः पूछ पड़ी थी। बिना कुछ जवाब दिए उन्होंने दिमाग पर जोर लगाया तो स्मृति पटल पर कुछ धुंधली सी तस्वीरें उभरने लगी। सासा याद आया, अरे ये तो पुष्पा है जो किसी दुर्घटना में माता पिता के मारे जाने के बाद बुआ के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी और कई बार उसने अपनी परेशानी उनसे भी शेयर किया था। सहानुभूतिवश वे भी उसे हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। बीए करने के बाद वह बीएड करने चली गई थी और फिर आज मिल रही थी। मुस्कुराते हुए बोले, अरे पुष्पा बेटे, तू आज कितने दिनों बाद तुझसे मुलाकात हो रही है? हाँ सर, मैं आपकी वही पुष्पा बघेला जो न जाने कैसे कैसे प्रश्न पूछकर आपको परेशान कर दिया करती थी। एक बार पुनः हाथ जोड़कर संकोचन के भाव से उनका अभिवादन करते हुए उसने कहा था, इधर बच्चा माँ के पास आने के लिए बाप को कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा था। इस कारण उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था और वह रह रहकर उन दोनों की तरफ तीखी नजरों से देखे जा रहा था। पर उसकी तरफ से बिल्कुल बेखबर सी पुष्पा ने आनंदातिरेक में अचानक उसे पास आने का इशारा करते हुए बोली, सर ये मेरे पतिदेव प्रवीण कुमार सेना में है। शादी के 3 साल हो गए। अभी जम्मू में पोस्टिंग चल रही है। हम लोग महीने भर के लिए गांव आए थे और अब छुट्टियां बिताकर जम्मू वापस लौट रहे हैं। उनकी गोद में हमारा बेटा है अनमोल। 10 दिन पहले साल भर का हो गया। बहुत शरारती है सर, नाक में दम कर देता है हम दोनों के। यह भी तो जीवन का एक आनंद ही है बेटे, जो बहुतों को नसीब नहीं होता। उन्होंने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा था। हाँ सर, पुष्पा ने हामी भरते हुए पति की तरफ देखा तो लगा कि वे गुस्से के कारण उसके इशारों को अनदेखा कर रहे हैं। तो उसने थोड़ी आंखें तरेड़ कर कहा, सुनिए ना, बुला रही हूँ कब से। फौजी समझ गया कि बात कुछ और ही है। तुरंत उन दोनों के निकट आ खड़ा हुआ था कि पुष्पा किंचित हास्य के साथ उनका परिचय कराते हुए बोली, आप मेरे जिन गुरुदेव के बारे में बार बार पूछा करते हैं ना, वे यही हैं डॉक्टर शांति कटियार जी। इतना सुनते ही उसके चेहरे की रंगत बदल गई। बड़ी विनम्रता के साथ नमस्कार की मुद्रा में बोला, जय हिंद सर। हमारा वो भाग्य कि आप जैसे महापुरुष के दर्शन सहज ही हो गए। हमारे घर में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जिस दिन आपकी चर्चा किसी न किसी रूप में न हो जाया करती हो। इधर बच्चा भी शांत होकर उनकी तरफ देखने लगे था कि उन्होंने उसके गाल थपथपा दिए तो शर्मा कर पिता के कंधे से चिपक गया। सभी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा पड़े थे। तभी प्रवीण ने उसको समझाया था, देख बेटा, ये तेरी मम्मी के सर जी हैं। पर वह उसी मुद्रा में बना रहा तो प्रवीण पुष्पा की तरफ इशारा करते हुए पुनः बोल उठा, सर जी, इसने तो अपने क्रियाकलाप से मेरे परिवार वालों पर जादू सा कर रखा है और सबकी चहेती बहुरानी बनकर हर किसी पर राज कर रही है और इसका सारा श्रेय आपको ही दिया करती है। अरे नहीं, ये इसका बड़प्पन है। डॉक्टर शांति कटियार हाथ जोड़कर मुस्कुरा पड़े थे। अन्यथा बच्चे अपनी योग्यता से आगे बढ़ते हैं। अध्यापक का काम सिर्फ उन्हें प्रेरित करना होता है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ी तो पता चला कि बीए पूरा करने के साथ ही पुष्पा ने डॉक्टर शांति कटियार की सलाह पर बीएड में प्रवेश ले लिया था। इसी बीच अच्छा घर परिवार मिल जाने पर बुआ ने इसी फौजी के साथ उसकी शादी करवा दी थी। बुआ चहेते भाई की अमानत होने के कारण पुष्पा को दिल से प्यार करती थी। इस कारण और भी कि बेटी भी नहीं थी उनकी कोई। इधर फूफा का दिल भी पुष्पा ने अपने सेवा भाव से जीत लिया था। फुफेरे भाई भी उसे सगी बहन से बढ़कर प्यार करते थे, इसलिए बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की गई थी। रिश्ता इस शर्त पर तय हुआ था कि लड़की घर नहीं पति के साथ रहेगी। ससुराल वालों ने मजबूरी में इस बात को स्वीकार किया था क्योंकि दहेज अच्छा मिल रहा था
और प्रवीण ने भी पुष्पा को देखने के बाद इस रिश्ते में रुचि ली थी। लेकिन शादी के बाद जब वह प्रवीण के साथ जाने की तैयारी करने लगी तो घर में कानाफूसी शुरू हो गई। अब तक जो 4 पैसे बचाकर लाला भेजा करता था अब बंद हो जाएगा। बात निराधार भी नहीं थी। गरीब और पिछड़े परिवारों में तो घर वालों को कमासुत बेटों से 4 पैसे की उम्मीद कुछ ज्यादा ही होती है। सभी सोचने लगे थे बेचारा अब कहाँ से देगा, एक तो फौजियों को मिलता ही कितना है, फिर मॉडर्न बहू। लेकिन पुष्पा ने ऐसी व्यवस्था की कि उन सभी को उसके बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ी। वह एक एक कर सारी फिजूल खर्ची रोककर किसी न किसी प्रकार कुछ पैसा हर महीने घर भिजवा ही देती थी। पर घर वालों को मिलने लगा तो उनकी अपेक्षाएं और भी बढ़ने लगी। सच ही तो है, जब उम्मीदें आसानी से पूरी होने लगती हैं तब उनका विस्तार भी बड़ी तेजी से होने लगता है। अब उनकी हर चिट्ठी में कोई न कोई पैसे से जुड़ी परेशानी उनके पास पहुंच जाया करती थी। धीरे धीरे इन दोनों की समझ में आ गया कि वे यही चाहते हैं कि पुष्पा घर रहे और प्रवीण अपनी अधिक से अधिक कमाई घर भेजा करे। लेकिन अब उनके लिए यह कदापि संभव नहीं था। वे एक दूसरे को किसी भी तरह छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए दोनों ही परेशान रहने लगे थे कि अचानक एक अप्रत्याशित घटना घट गई। प्रवीण की बटालियन के स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें सभी कर्मियों को सपरिवार बुलाया गया था। पुष्पा भी गई थी। उसका पति और सिपाही साथियों के साथ साहबों और मेम साहबों को खाना परोस रहा था कि एक मेम साहिबा दूसरे से कुशल क्षेम के बीच पूछ पड़ी थी, आपके बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। उन्होंने जवाब दिया था, बेटी तो अभी क्लास 3 में है, पर बेटे का इस बार सेकेंडरी बोर्ड का एग्जाम है और विषय तो ठीक है पर हिंदी में बहुत परेशानी आ रही है। घर में न साहब की हिंदी सही है न मेरी, स्कूल में कोई हिंदी टीचर है नहीं और बाहर से ट्यूटर आज की कोई व्यवस्था हो पा रही है और न बाहर से ट्यूटर आज की कोई व्यवस्था हो पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। फिर जवाब में उन्होंने कहा था, सोच रही हूं कि यदि कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तो बड़े भाई के पास लखनऊ हुआ हूँ, वहाँ सक्षम की हिंदी विषय की तैयारी भी हो जाएगी और मेरी आउटिंग भी। तभी एक दूसरी मेम ने मुस्कुराते हुए टोक दिया था, मैम आपके सक्षम की व्यवस्था तो हो जाएगी पर दूसरे बच्चों का क्या होगा, सभी बाहर जाने लायक तो नहीं है न, फिर क्या करें। उनके पूछ पड़ने पर एक ने कहा था, मैम ऐसा कुछ कीजिए कि सभी का काम चल जाए। धीरे धीरे कई एक पास इकट्ठी हो गई और चर्चा बहस का मुद्दा बनने लगी। तभी पुष्पा के पति प्रवीण ने, जो आरंभ से ही इस बहस को सुन रहा था, हाथ जोड़ते हुए उन सभी से बोला, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो मैं एक निवेदन कर दो कहो। बोलकर कई एक उसकी तरफ देखने लगी तो वो बोला, मेरी घरवाली BA B.Ed है, हिंदी विषय पर उसकी पकड़ भी बहुत अच्छी है। सच सुनकर सभी चौंक पड़ी थी। एक साथ कई एक पूछ पड़ी, कहाँ है वो, इधर बुलाओ। प्रवीण के इशारे पर पुष्पा उन सभी के सामने अभिवादन करती हुई या खड़ी हुई थी। थोड़ी बातचीत से ही उसका रंग जम गया। फिर एक मेम साहिबा बोली, तुम कल अपने सारे कागजात के साथ सेंट्रल स्कूल में आ जाओ, साहब से कहकर कल ही तुम्हें हिंदी टीचर के रूप में रखवा दूंगी। पुष्पा सभी का अभिवादन कर वापस चली गई थी। अगले दिन उसे हिंदी टीचर के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। उसने भरपूर मेहनत से काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में सभी बच्चों पर अपनी छाप छोड़ दी। कमजोर बच्चों की अतिरिक्त कक्षाएं लेकर उन्हें भी हिंदी में पारंगत कर दिया। इससे पति पत्नी वहां के प्राय सभी अधिकारियों के चहेते बन गए। स्कूल में तो वेतन अच्छा मिल ही रहा था, ट्यूशन से भी आमदनी होने लगी। परंतु पुष्पा की सलाह पर दोनों ने घर वालों से इस बात को छिपा लिया था। वे चाहते थे कि कुछ अच्छी खासी राशि इकट्ठा करके वो अचानक उनको सौंपेंगे तो वे बहुत खुश होंगे। इसी बीच एक चिट्ठी से उन्हें सूचना मिली कि पुष्पा की ननद की शादी की बात चल रही है। रिश्ता तो अच्छा है पर लोभी लड़के वाले दहेज कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। उन्होंने पुष्पा और प्रवीण की राय मांगी थी।
इस पर दोनों ने घर वालों से कह दिया कि यदि रिश्ता पसंद का है तो तय कर लें, पैसे की चिंता बिल्कुल भी न करें। शायद 20-25 हजार रुपए की बात थी, पलता रिश्ता खुशी खुशी तय हो गया। इस बीच घर जाकर उन्होंने घर वालों के हाथ में 25 हजार रुपए की गड्डी रख दी तो सभी चौंक उठे। किसी को उनसे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। आश्चर्य तो तब उन्हें और भी ज्यादा हुआ जब प्रवीण ने बताया कि ये सारे रुपए पुष्पा की अपनी कमाई के हैं। जिसने भी सुना आश्चर्य से अवाक रह गया। दोनों ने अभी तक भेद नहीं खोला था, पर बात कब तक छुपी रहती। धीरे धीरे भेद खुल गया और बात घर से बाहर निकल पूरे गांव और रिश्तों तक पहुंच गई। इस कारण पुष्पा अपने घर की नहीं पूरे गांव की चहेती बहू बन गई। लोग अपनी बहू बेटियों के सामने उसका उदाहरण देने लगे हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है तुम दोनों ने, शांति कटियार ने खुश होते हुए कहा। तो पुष्पा के पति ने बड़ी विनम्रता से कहा था, सर ये सब कुछ इसी पुष्पा ने किया है और उसका कारण आप और उसकी बुआ द्वारा उसे दिए गए संस्कार हैं, जिसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा हमेशा आप सभी का आभारी रहेगा। ये तो हम सभी का नैतिक दायित्व था जिसके निर्माण में हम सफल रहे। कहने के साथ ही उन्होंने पुष्पा की गोद में आकर उनकी दुपट्टे की तरफ गहन नजरों से देख रहे बच्चे का गाल थपथपाया, जो शर्मा कर उसके दुपट्टे में अपने आप को छिपाने की कोशिश करने लगा था। तब तक ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन का रैक प्लेटफॉर्म 3 पर लग चुका था। डॉक्टर शांति कटियार ने अपना सामान उठाते हुए कहा था, अब चलिए अपनी अपनी मंजिल पर, ईश्वर ने चाहा तो फिर कभी मिलेंगे। हाँ सर, क्यों नहीं। कहने के साथ ही दोनों ने हाथ जोड़कर एक बार फिर उनका अभिवादन किया था और डॉक्टर शांति कटियार अपने सामान के साथ सामने के खाली डिब्बे में जा बैठे थे, हौले हौले मुस्कुराते हुए। तो मित्रों, एक कहानी एक लायक पुत्र वधू बेटी जो भी कहें पत्नी, उस पर मैंने प्रस्तुत की। आशा है कि आपको पसंद आएगी और ऐसा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया मेरे चैनल को भी अब आप सभी स्वीकार करना शुरू करें ताकि थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। अगली कहानी के साथ फिर मिलता हूँ।